गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग रक्त की रचना पढ़ते हुए उसके एक भाग अर्थात उसके द्रवीय भाग ब्लड प्लाज्मा के बारे में बहुत सारी बातों को देखे। आज उसके दूसरे भाग अर्थात ब्लड में पाए जाने वाले ठोस कणिकाओं या कोशिकाओं की रचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि रक्त में 3 प्रकार के ठोस कणिकाएं पाई जाती हैं। एक लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, दूसरा श्वेत रक्त कण या श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और तीसरा रक्त पट्टिकाणु ब्लड प्लेटलेट्स। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले लाल रक्त कोशिका आरबीसी के बारे में हम लोग जाने। आरबीसी वैसे तो सभी कंपोनेंट अपने अपने महत्व के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, लेकिन कुछ बातें आरबीसी में विशिष्टता के तौर पर जानी जाती हैं। सबसे पहली जो विशिष्टता है कि ब्लड में सबसे अधिक संख्या में जो ठोस कणिकाएं पाई जाती हैं उनमें आरबीसी ही है। मतलब डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स की तुलना में आरबीसी की संख्या ब्लड में अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। दूसरी बात कि इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरबीसी कोशिका में कोई केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मतलब यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है। और एक जीके का सवाल है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परीक्षा में बार बार पूछते हैं कि मनुष्य के ही नर और मादा इकाई में आरबीसी की तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि पुरुषों में अर्थात नर इकाई में आरबीसी की उपस्थिति मादा इकाई की तुलना में अधिक होती है। मतलब अधिक आरबीसी पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में कम आरबीसी पाई जाती है। इसके अलावा जो पूरे ब्लड का रंग लाल होता है, परीक्षा में कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि रक्त लाल क्यों दिखाई देते हैं। उसका जवाब यहां आप जान लें, आरबीसी के अंतर्गत ही वो जानना है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन नाम के लाल वर्णक पाए जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले बताया कि ब्लड में सबसे अधिक ठोस कणिका के रूप में आरबीसी की ही उपस्थिति होती है और हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है या लाल वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही संपूर्ण रक्त का स्वरूप लाल दिखाई देता है। अगर ब्लड लाल दिखाई दे रहा है, चूंकि आपको बताया जा चुका है ब्लड प्लाज्मा पीले रंग का था, आगे जो 2 ठोस कणिकाएं हैं उसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन आरबीसी में जो मौजूदगी है हीमोग्लोबिन की, दैट इज द रीजन ऑफ द कलर ऑफ ब्लड। रक्त के लाल रंग होने का यही कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। और टेक्निकल एक बात कि परिवहन में यह हीमोग्लोबिन केवल रंग के लिए नहीं है, यह रंग के साथ साथ बड़ी उपयोगी भूमिका परिवहन के दृष्टिकोण से भी निभाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की रचना करती है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की रचना करती है। अब आप श्वसन को याद करें, हम लोग प्रश्वास के अंतर्गत वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है। अब वहां जब ब्लड जाती है तो ऑक्सीजन को इसी हीमोग्लोबिन की मदद से अपने आप में जोड़ लेती है
और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में दौड़ते हुए ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचा देती है। दूसरी ओर हर कोशिका में श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह रक्त या उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन वहां बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसको लेकर फेफड़े तक आती है और फेफड़े में उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर उसको बाहर निकलने, उच्छ्वास द्वारा उसके बाहर निकलने, फेफड़े में उसको छोड़ती है और फेफड़े से वह एक्सपीरेशन, उच्छ्वास की क्रिया द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम जो ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके परिवहन में जो रक्त की भूमिका है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हीमोग्लोबिन की होती है। आगे हम इसको देखते हैं। जैसा कि अभी मैं बताया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब यह किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसे हम लोग देखें। हीमोग्लोबिन प्रश्वास में प्राप्त ऑक्सीजन से संयोजित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी, यह टेम्पररी स्ट्रक्चर है, यह जहां जाएगा कोशिका में पुनः ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। तो अस्थायी यौगिक की रचना कर ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। वहीं दूसरी ओर श्वसन में हर कोशिका में श्वसन होती है और वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वहीं दूसरी ओर यह श्वसन में बने कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और उसे फेफड़े तक पहुंचाकर उच्छ्वास की क्रिया द्वारा उसे मुक्त करने में अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार हम गौर से देखें तो ब्लड जो काम करती है गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में, उसमें आरबीसी की भूमिका है और आरबीसी में भी खास करके हीमोग्लोबिन की भूमिका है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर उसे कैरी करती है। एक दो बातें और आरबीसी के संदर्भ में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यह 115 से 120 दिनों तक जीवित रहता है। उसके बाद यह स्वयं समाप्त हो जाता है। समाप्त कहां होता है तो लीवर, प्लीहा, स्प्लीन और अस्थि मज्जा के फेगोसाइट कोशिका द्वारा इसे नष्ट कर दी जाती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा है, प्लीहा अर्थात स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। मतलब आरबीसी स्प्लीन में जाकर समाप्त हो जाते हैं। अब इस प्रकार आरबीसी समाप्त हुआ। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को देखें। अब डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आरबीसी के कंपैरिजन में जो 2-3 महत्वपूर्ण अंतर डब्ल्यूबीसी के साथ है उसको आप ध्यान रखेंगे। इससे ओरिएंटेड कई सवाल आते हैं कभी कभी। वहां आपने क्या देखा था, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं थे। यहां अर्थात डब्ल्यूबीसी में केंद्रक की उपस्थिति होती है। आरबीसी कोशिकाएं केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, जबकि डब्ल्यूसी केंद्रक सहित केंद्रक की मौजूदगी वाली कोशिका। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग वर्णक पाया गया था जिसलिए उसका रंग लाल था। लेकिन इसमें अर्थात डब्ल्यूबीसी में किसी प्रकार के कोई रंग वर्णक नहीं पाए जाते हैं और यह रंगहीन होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण अंतर उसकी तुलना में है कि रक्त में इसकी मात्रा आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है। अगर हम WC आरबीसी को देखें तो यह 1:600, मतलब प्रति 600 आरबीसी पर केवल एक डब्ल्यूबीसी होता है। बावजूद इसके
संख्या में कम होने के बावजूद यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है और शरीर में संक्रमण से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करती है। इसलिए WBC को बॉडी गार्ड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। शरीर को रक्षा करने वाली इकाई है यह शरीर को प्रतिरक्षी गुणों से भरपूर बनाती है और संक्रमण से रोकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत इसी के कारण होती है। अब हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स को देखें। अब तीसरा ठोस कणिका रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। इसके बारे में बहुत कम बातें जाननी है, महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसके संदर्भ में वो ये है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, तीन ठोस कणिकाएं ब्लड में आपने देखा है। इसमें सबसे कम संख्या इसी की होती है। ब्लड प्लेटलेट्स सबसे कम संख्या में रक्त में पाए जाते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा के मेगा कैरियोसाइट्स द्वारा होता है, लेकिन इसकी भूमिका हमारे शरीर में बड़ी व्यापक है। आप गौर करें, मैं बताया था कि मनुष्य में किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। याद होगा आपको कि बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण हमारे शरीर में रक्त की प्रवाह की जो गति है वो काफी तेज होती है। आप सपोज करें कि किसी कारणवश यदि हमें कट फट या टूट जाने, चोट लग जाने, एक्सीडेंट के क्रम में यदि हमारा रक्त वाहिनी संपर्क से रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से उसमें वेग होता है, रक्त में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में रक्त का बहाव हो सकता है। लेकिन ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है रक्त को जमने में या उसको थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में इसकी बड़ी भूमिका होती है। साथ ही साथ यह आंशिक रूप से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए भी उत्तरदायी होती है। इस प्रकार हमारे रक्त में पाए जाने वाले तीनों ठोस कणिकाओं का अध्ययन पूरा हुआ। अब आप याद करें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक था रक्त, जिसका अध्ययन हम लोगों ने पूरा किया। अब दूसरा होगा हृदय, हार्ट, वह केंद्रीय अंग जो रक्त के परिसंचरण में अपनी सक्रियता द्वारा उसे निरंतरता और संतुलन और नियंत्रण बनाए रखती है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हृदय की रचना और कार्य का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।